जय हिंद। दोस्तों, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इन फ्यूचर करने वाले हैं, वो जब पता करते हैं कि यूपीएससी में सिलेक्शन रेट सबसे ज़्यादा किस स्ट्रीम का है, तो सुनने में आता है कि सबसे ज़्यादा इंजीनियर सिलेक्ट होते हैं और इंजीनियर्स में से भी आईआईटीएंस भर भर के होते हैं। कई बार हम फिर ऐसा सोच के डीमोरलाइज हो जाते हैं कि इंजीनियर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ह्यूमैनिटीज़ वालों को नहीं किया जाता, या दूसरी स्ट्रीम्स वालों को नहीं किया जाता, कि ऐसा क्यों है, यूपीएससी ऐसी पार्शियलिटी क्यों कर रहा है। इस तरह की बातें आपको पता है कहाँ से आती हैं? जब आप खुद से फैक्ट्स बेस्ड रियलिटी जानना नहीं चाहते, जब आपको पकी पकाई एक खिचड़ी चाहिए, मसालेदार खिचड़ी वाली बातें चाहिए कि कुछ भी उड़ते उड़ते फैक्ट्स मेरे कान में पड़ जाए, मैं उनको सही मान लूँ और उनके बेसिस पे एक फाइनल आउटकम निकाल लूँ और उसके हिसाब से अपना माइंडसेट कर लूँ और प्रिपरेशन भी मैं उसी हिसाब से करूँ। ये बहुत गलत स्ट्रेटेजी रहती है। आज के सेशन में मैं ये चीज़ बिल्कुल क्लियर आउट कर दूंगा कि असल में सारी कहानी है क्या, क्या रियलिटी है। मैं जो यहाँ पे आपके साथ डाटा डिस्कस करूंगा वो कोई हवा में आया हुआ डाटा नहीं है, मोस्ट ऑथेंटिक रिसोर्स से आया हुआ डाटा है। मोस्ट ऑथेंटिक रिसोर्स क्या है? यूपीएससी की अपनी वेबसाइट पे जो एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिकली अवेलेबल हैं, वो है मोस्ट ऑथेंटिक रिसोर्स। कभी भी आपको यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी स्टैट्स के रिगार्डिंग कोई डाउट हो ना, एनुअल रिपोर्ट को रेफर करो, बजाय कि इधर उधर की उड़ती उड़ती बातों के बारे में सोचने के ना, आप उसके ऊपर थोड़ा अपना दिमाग चलाओ। एक बार आपने वहां से डाटा डिराइव कर लिया ना, आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी है क्या। आपके लिए मैंने आज ये एक्सरसाइज की है। यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको अलग अलग सालों की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। मैंने रेफर की है जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, ऑल्दो मैंने बाकी ईयर्स की भी रिपोर्ट देखी है, बट जो यहाँ मैंने डाटा लिया है वो यूपीएससी की वेबसाइट से मैंने जो उनकी 69th एनुअल रिपोर्ट है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको रेफर कर सकते हो। रिपोर्ट में से CSC 2017 का डाटा है ये, क्योंकि इसके बाद के एग्जाम का डाटा से पर्टेनिंग जो रिपोर्ट है वो अभी अपलोडेड नहीं है, हमने ये वाली रेफर की है। इसमें मैंने वो एक टेबल रेफर किया है जिसके अंदर अलग अलग स्ट्रीम से रिलेटेड डिटेल्स दे रखी हैं कि क्या क्या सक्सेस रेट था, कितने बच्चे अपीयर हुए थे अलग अलग स्ट्रीम से, सो डैट पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। हम इस टेबल को ध्यान से समझते हैं सो डैट सारी पिक्चर क्लियर हो हमारे सामने। इस साइड है हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये जो कॉलम है हमारा, इसमें हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखी है कि बैचलर्स डिग्री, अगर कोई सिंपल ग्रेजुएट बच्चा है जिसने आगे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की, तो उस केस में बैचलर्स डिग्री के अंदर जो सब डिवीजन किया, ह्यूमैनिटीज के कितने थे, साइंस के, मेडिकल साइंस के, इंजीनियरिंग के। और कुछ बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD के साथ आए हैं, हायर डिग्रीज के साथ अपीयर हुए थे, उनमें जो आगे फर्दर कैटेगरीज थी कि ह्यूमैनिटीज, साइंस, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग। हमने यहाँ पे कैटेगरीज डिफाइन कर दी। उसके बाद अगला कॉलम है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंटरव्यूड, कितने बच्चों का इंटरव्यू लिया गया इस स्ट्रीम से रिलेटेड। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रेकमेंडेड, कि जिन बच्चों का इंटरव्यू लिया उनमें से कितने बच्चे इस स्ट्रीम के फाइनली सिलेक्ट हुए हैं लिस्ट के अंदर। उसके बाद फाइनल सक्सेस रेट, परसेंटेज, कि जितने बच्चे सिलेक्ट हुए उनका क्या परसेंटेज था, मतलब जो बच्चों का इंटरव्यू हुआ उनमें से कितने परसेंट उस स्ट्रीम के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो पहले बात करते हैं हम बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री में उन्होंने बोला कि 1996 बच्चे CSC 2017 में इंटरव्यू के लिए ऐसे बुलाए गए जो सिंपल ग्रेजुएट थे, जिन्होंने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की थी। उनमें से 821 सिलेक्ट हुए, तो परसेंटेज क्या था? 41%। मतलब जो सिंपल ग्रेजुएट जो बच्चे अपीयर हुए हैं उसमें से 41% बच्चे फाइनली सिलेक्ट हुए जो इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं। अब ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं। यहाँ पे 241 कैंडिडेट्स अपीयर हुए इंटरव्यू में, सिलेक्ट हुए 106, परसेंटेज 44%। मतलब जो ओवरऑल सिलेक्ट हुए हैं उससे थोड़ा हायर परसेंट। साइंस की बात करते हैं, 74 बच्चों का इंटरव्यू हुआ, 31 सिलेक्ट किए गए, परसेंटेज 41.9%। मतलब साइंस का ह्यूमैनिटीज से कम था परसेंट। अब आते हैं हम मेडिकल साइंस पे। 145 बच्चे इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए, 47 का सिलेक्शन हुआ, 32.4%, कंपैरेटिवली कम है। ऑल्दो जो ये ट्रेंड है इसको आप जनरलाइज मत करना, क्योंकि मैंने इससे पहले की भी एनुअल रिपोर्ट्स रेफर की हैं, तो ये ट्रेंड थोड़ा बहुत एक मार्जिन के अंदर वेरी करता है। कभी मेडिकल साइंस का ऊपर चला गया, कभी ह्यूमैनिटीज का नीचे चला गया, कभी ह्यूमैनिटीज का ऊपर चला गया, ये वेरी करता है, बट बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है आपस में, एक विंडो के अंदर वेरी करता है। हम ट्रेंड चेक कर रहे हैं कि ट्रेंड है क्या, क्या कोई बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर।
अब हम आ जाते हैं इंजीनियरिंग में, जिसका सबसे ज्यादा शोर मचाया जाता है। इंटरव्यू हुआ 1536 कैंडिडेट का। अब यहां आप चेक करो, ह्यूमैनिटीज में 241 थे, मेडिकल साइंस में 145, साइंस में 74 और इंजीनियरिंग में 1536 कैंडिडेट, और उनमें से 637 का सिलेक्शन हुआ और जो परसेंटेज था वो था 41.3, जो कि 44% से कम है। अब यहां आपको एक चीज समझनी होगी, जब आप कहते हो ना कि यूपीएससी ने आईआईटीज को प्रेफर कर दिया, इंजीनियर्स को प्रेफर कर दिया, वो चीज कहां आ सकती है? वो चीज सिर्फ और सिर्फ आप ये सोच सकते हैं कि हाँ इंटरव्यू में आ सकती है, क्योंकि वहां पे एक ह्यूमन एलिमेंट है कि इंटरव्यू पैनल को पता कि इस बंदे की बैकग्राउंड क्या है। वहां तो आप सोच सकते हो कि हाँ वहां ये शायद चीज हो सकती है, बट प्रीलिम्स में ये चीज नहीं हो सकती। ऑब्जेक्टिव पेपर है, आप अपना अटेम्प्ट करके आए हो, अगर आप कट ऑफ क्लियर करोगे तो आप आगे जाओगे, तो ठीक है। प्रीलिम्स के अंदर कोई ऐसी चीज का इशू नहीं है। इसी तरह मेंस के अंदर आपने अपने सब्जेक्टिव आंसर्स लिखे, आपकी आंसर शीट्स रैंडमली अलग अलग एग्जामिनर्स के पास गई है चेक होने, उनको नहीं बताया गया किस कैंडिडेट की आंसर शीट है, उनको कोई बैकग्राउंड ऊपर लिख के नहीं दिया आंसर शीट के कि ये इंजीनियर की आंसर शीट है या ये ह्यूमैनिटीज वाले की आंसर शीट है। जैसे आप वहां पे आंसर्स लिख के आए हो उसके हिसाब से आपके मार्क्स आए हैं। अब मेंस तक जो आपके मार्क्स आए हैं, मेंस के मार्क्स के बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आया है। अब मेंस के अंदर अगर एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट जो हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अपीयर हो रहे हैं, वो फैक्टर डेफिनेटली होगा। उसके रिगार्डिंग स्टैट्स ऑल्दो रिपोर्ट के अंदर नहीं था, बट ये चीज निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं ये फैक्टर तो होगा ही होगा कि मेजॉरिटी जो कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। एक फैक्टर ये, और दूसरा जो बच्चे इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, जिनका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हुआ है, जिन्होंने मेंस के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है, वो मेजॉरिटी इंजीनियर्स हैं। अब इसमें यूपीएससी की तो कोई गलती नहीं है, यूपीएससी ने तो ओपन एक प्रोसेस रखा हुआ है, यूपीएससी ने तो ऑप्शनल भी खुला रखा हुआ है। और एक फैक्ट ये भी रिपोर्ट के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, रिफ्लेक्ट किया गया है कि जो मोस्टली कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं फाइनली, वो ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल्स के साथ सिलेक्ट हो रहे हैं। मतलब जो ये इंजीनियर्स भी सिलेक्ट हो रहे हैं, इन्होंने भी मेजॉरिटी ने ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल ली है, साइंस वालों ने मेजॉरिटी ने ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल ली है। तो यूपीएससी का यहाँ कोई कसूर नहीं है कि अगर इंजीनियर्स जो हैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या इंजीनियर्स ज्यादा एप्लीकेंट हैं, उसमें यूपीएससी का कोई कसूर नहीं है। इंटरव्यू के लिए अगर ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद आप देखो अगर ये चीज होती कि हाँ यहाँ सक्सेस रेट इंजीनियर्स का 70% होता, 75%, 65% और ह्यूमैनिटीज का 40%, 35%, वहां आप सोच सकते थे कि जो बच्चे इंटरव्यू के लिए आए हैं उनमें से इंजीनियर्स को प्रेफर किया गया। बट आप ये देखो कि जो बच्चे आए इंटरव्यू के लिए उनमें से 41.3% इंजीनियर्स को ही सिलेक्ट किया गया और ह्यूमैनिटीज वालों को 44% को सिलेक्ट किया गया, साइंस वालों को ऑलमोस्ट 42% और मेडिकल साइंस वालों को 32.4%। मैं अगेन ये चीज बोल रहा हूँ कि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये हर साल वेरी करता है, बट बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है। किसी साल ह्यूमैनिटीज का ज्यादा है, किसी साल इंजीनियर्स का हल्का सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, किसी साल बल्कि मेडिकल साइंस का थोड़ा सबसे ज्यादा है। मतलब ब्रैकेट आपका 35 to 45 के आसपास कहीं इसी रेंज में घूम रहा है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे। इसी तरह हम हायर डिग्रीज की अगर बात करें तो 568 बच्चे ऐसे थे जो कि पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी होल्डर्स थे, उनमें से 235 का सिलेक्शन हुआ, 41.5%। इसके बाद ह्यूमैनिटीज के 308, 124 का सिलेक्शन 40.3। इसी तरह से साइंस का आप देख सकते हो 43%, मेडिकल साइंस का 63.2%। अब यहाँ पे आप 63.2% देख के ये मत समझना कि हाँ यहाँ तो फिगर बहुत वेरी कर गया, यहाँ पे आप थोड़ा ये भी देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत कम है। जब इतना छोटा एक सैंपल साइज होता है ना, वहां ये चीज पॉसिबल है, बट जब सैंपल साइज बड़ा होता है जैसे हम बाकी केसेस में देख रहे हैं, तो आप देखो थोड़ी यूनिफॉर्मिटी है। तो इस चीज को अलग से मत मानो, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है ना बैलेंस आउट हो जाएगी चीज, जब आप ये बैचलर्स को और हायर डिग्रीज वाले मेडिकल साइंस वालों को कंबाइन करके देखोगे। तो ये अलग बाइफर्केशन है, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है। अगेन यहाँ इंजीनियरिंग का आप देखो 40%, जो पोस्ट ग्रेजुएट थे इंजीनियरिंग के अंदर उनका 40% और ह्यूमैनिटीज का 40.3। तो बात को समझो, इन स्टैट्स को समझो, इन स्टैट्स को समझ जाओगे तो बिल्कुल भी फालतू के रूमर्स पे नहीं जाओगे, उनकी वजह से अपना दिमाग खराब नहीं करोगे, अननेसेसरी नहीं भटकोगे, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे कि मैं इस स्ट्रीम का हूं तो मेरा क्या होगा। अपनी स्ट्रेंथ की स्ट्रीम पकड़ो। हमने यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए पूरी जिंदगी के लिए एक ऐसी स्ट्रीम नहीं पकड़नी है जो हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड ही ना हो। ये ना हो कि यूपीएससी ना निकले और हम बिल्कुल ये सोचें कि हाँ अब तो मैं कहीं का नहीं रहा।
एटलीस्ट आपको स्ट्रीम वो पकड़नी है जो कि आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, कि बाय चांस अगर आपका कभी बीच में मन करता है कि ठीक है लेटर ऑन कि मुझे यूपीएससी नहीं देना है या अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी नहीं होता है, एटलीस्ट आप किसी और स्ट्रीम में जब एंटर हुए हो तो उसके अंदर एक्सेल तो कर सको, उसमें इंटरेस्ट तो हो, ये ना लगे ना कि लाइफ बोझ बन गई किस स्ट्रीम में मैं एंटर कर गया हूँ जस्ट फॉर यूपीएससी। सो स्ट्रेंथ देखो, जिस मर्जी स्ट्रीम को उठा लो आपका सिलेक्शन होगा अगर आपने प्योर हार्डवर्क किया होगा, ढंग से प्रिपरेशन की होगी, सही स्ट्रेटेजी और रिसोर्सेज के साथ प्रिपरेशन की होगी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूं मैं। अब बच्चे बोलते हैं कि आईआईटीएंस भर भर के, अब इंजीनियर्स भी आपस में ये बोलते हैं कि आईआईटीएंस को प्रेफर किया जाता है। अगर बंदा आईआईटीएन है वो इंटरव्यू पैनल के सामने जाएगा वो अलग ही इंप्रेशन होगा, तो मेजॉरिटी आईआईटीएंस हैं। अब उसकी भी बात कर लेते हैं। मैं एक पर्टिकुलर ईयर का स्टैट आपको बता रहा हूं, ये चीज भी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर 370 इंजीनियर्स सिलेक्ट हुए थे। अब 370 में से सिर्फ और सिर्फ 86 आईआईटीएन थे। अब ध्यान से देख लो, 370 में से 86 आईआईटीएंस। बाकी इंजीनियर्स जो नॉन आईआईटीएंस हैं वो क्यों नहीं गिनती में आते? वो इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारे दिमाग में ब्रांड हावी रहता है। हमें तो अगर एक लिस्ट है ना उसके अंदर जो बच्चों के आगे आईआईटी 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 आईएम एम्स लगा होगा, हमें तो बस वही दिखेंगे कि ये सिलेक्ट हो रहे हैं। इतने सारे जो बाकी के इंजीनियर्स हैं उनका क्या वो किसी गिनती में नहीं है? हमारा माइंडसेट ही खराब है। हम नॉन आईआईटीएंस को तो इंजीनियर मानते नहीं, यही है असली इंजीनियर। और एक और मोस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपको पता है ये जो 86 आईआईटीएंस हैं ये कितने आईआईटीएंस में से सिलेक्ट हुए हैं? ये मैंने आपको बताया जो फाइनल आईआईटीएंस सिलेक्ट हुए हैं। टोटल उस साल में 714 इतने आईआईटीएंस को मेंस के लिए कॉल आया था, इंटरव्यू के लिए नहीं, रिटर्न के लिए। इतनों ने प्रीलिम्स क्लियर किया था, इतने आईआईटीएंस ने मेंस का एग्जाम दिया था। उसके बाद इसमें से कुछ इंटरव्यू के लिए गए और फाइनली 86 सिलेक्ट हुए। तो आईआईटीएंस के अंदर अमंग दी आईआईटीएंस परसेंटेज क्या है? सिर्फ और सिर्फ 12%। जिसको आप कहते हो कि बच्चा अगर आईआईटीएन है तो वो अगर इंटरव्यू पैनल के सामने चला गया तो वो तो भाई पक्का सिलेक्ट है। आईआईटी बॉम्बे जैसी आईआईटी के अंदर जो इस साल सिलेक्शन रेट था वो 11% के आसपास था। तो आप किस बेसिस पे इस तरह के हवाई बातों के बीच में आके अपना दिमाग खराब करते हो, एनर्जी खराब करते हो और अननेसेसरी भटकते हो? हमेशा मोस्ट ऑथेंटिक फैक्ट्स के ऊपर रिलाय करो। ये है मोस्ट ऑथेंटिक फैक्ट्स, इसको आप क्रॉस चेक कर लो, कहीं भी वेरिएशन नहीं मिलेगा आपको। और एक बार तसल्ली करनी है तो पिछले 6-7 साल की एनुअल रिपोर्ट्स को रेफर कर लो। कुछ लोगों का बेसिस ये भी रहता है कि ये जो ज्यादा इंजीनियर सिलेक्ट हो रहे हैं मेंस एग्जाम के अंदर या इंटरव्यू कॉल ज्यादा को आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर सी सेट है, इस वजह से ज्यादा इंजीनियर सिलेक्ट हो रहे हैं। एक चीज समझो, आज की डेट में सी सेट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग हो गया है। अगर सी सेट कंपलसरी होता कि उसके मार्क्स पक्का ऐड होने मेरिट लिस्ट को डिटरमिन करने के लिए, फिर तो मैं कुछ हद तक समझ सकता था कि ठीक है एक इंजीनियर के लिए सी सेट एग्जाम में स्कोर करना बहुत ईजी है इन कंपैरिजन टू ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट के। तो इस वजह से नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो है बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बट आज की डेट में सी सेट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, ना उसके मार्क्स ऐड होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 33% मार्क्स आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। और मैं समझता हूं कि 33% मार्क्स लाना उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। एक ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट भी अगर दिल से सी सेट की एक एवरेज लेवल पे भी प्रिपरेशन करेगा ना तो भी उसके आ जाएंगे। और इतने मार्क्स तो आने भी चाहिए क्योंकि आपके अंदर एटलीस्ट बेसिक एनालिटिकल स्किल्स तो हों। आप चाहे खुद राजभाषा में बोलो, हिंदी में बोलो, अपनी लैंग्वेज में बोलो, कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट आप सामने वाले की भाषा तो समझ सको, बेसिक इंग्लिश तो आप समझ सको ना। उसी के लिए है ये चीज। कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज का जो एग्जाम है मेंस के अंदर वो भी इसीलिए है। कल आप ऑफिसर बनोगे, अगर बेसिक एनालिटिकल स्किल्स भी नहीं आती होंगी तो जब प्रेजेंटेशन के अंदर कोई ग्राफ दिखाएगा ना तो आंखें बंद कर लोगे डर के। क्या आप एज एन आईएएस आईपीएस ऑफिसर इस तरह की चीजें देखना चाहते हो? एज एन आईपीएस ऑफिसर आपके डिस्ट्रिक्ट में क्राइम रेट का एक ग्राफ दिखा रखा होगा तो आप क्या कहोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन खुद के लिए लाना चाहते हो? उससे बेटर है कि आप पहले एटलीस्ट बेसिक लेवल पे इन चीजों को समझो, सो डेट आपके लिए सी सेट कुछ भी ना हो। तो अब आज की डेट के अंदर आप ये चीज नहीं सोच सकते हो कि सी सेट की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। सी सेट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, ना उसके मार्क्स ऐड होते हैं। और एक बात बता देता हूं मैं, जिस ईयर में सी सेट इंट्रोड्यूस हुआ था 2011 के अंदर, आप 11-12 का डाटा उठा लो, वहां पे भी आपको ह्यूमैनिटीज के अच्छे खासे बच्चे मिलेंगे और वहां पे भी आपको ये यूनिफॉर्मिटी कहीं ना कहीं दिखेगी। 2010 का अगर आप उठा लो, जब सी सेट नहीं था,
प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल होता था, तब भी इंजीनियर्स मेजॉरिटी में सिलेक्ट हो रहे थे मेंस के अंदर। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये हो सकता है कि जो इंजीनियर्स हैं वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का एक बहुत बड़ा मेजर प्रोपोर्शन है। तो र्यूमर्स पे नहीं जाना है आपको, आप खुद में बेस्ट होने चाहिए। आपका जो स्ट्रीम आपने पकड़ा है उसमें आप बेस्ट हो, उसके बाद जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पकड़ा है उसमें आप बेस्ट हो, और उसके बाद जो आपके कॉमन पेपर्स हैं उसमें तो आपको अपना बेस्ट देना ही देना है। इतनी सी कहानी है। अगर आप ये इंश्योर कर लोगे तो आपको मेरिट लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल आप डेफिनेटली क्रैक करोगे ही करोगे। सो दोस्तों, यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस पे आपको कभी भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंटली प्रिपरेशन करो। जरूरत है फंडामेंटल ड्यूटीज के हिसाब से साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की, बेसलेस चीजों को ना मानने की। कभी भी कोई इंसान आपको कोई चीज बताता है तो उसके पीछे के फैक्ट्स जानो, डाटा जानो, उनको एनालाइज करो और फाइनली अपना कंक्लूजन निकालो। सो जिंदगी के अंदर कभी भी आपको कंक्लूजन निकालना है तो एक साइंटिफिक वे से निकालना है, और अपने टारगेट के लिए हमेशा एक साइंटिफिक वे से ही प्रिपरेशन करनी है। जय हिंद।